वो सारा दिन मटेरियलिस्टिक बातें करता रहता है, मनी इज पावर, मनी इज दैट, मनी इज दैट। तो बस जिस माशरे में हम रहते हैं उसमें पैसे वगैरह भी जो है ना बंदे का गुजारा नहीं है, सीधी बात। मैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पढ़ना छोड़ दें। नहीं स्टडी जो है वो अपनी जगह एक उसकी वर्थ है। अब एक बच्चा जो अभी 9th 10th में एक बच्चा है, उसकी ये सोच है कि बस पैसे ही है तो हर कुछ है। तो देखें माशरा किस तरफ जा रहा है। सर मुझे बच्चे बोलते हैं, वो उसकी वीडियो देखते ना तो बोलते हैं, वो बोलते हैं टीचर की मत सुनो, ये स्कूल फजूल है, पैसा इज एवरीथिंग, पैसे कमाने के तरीके सीखो, मिलियनियर बनोगे तो इसका क्या फायदा, ये क्या फायदा। मैं बोला ये सोशल मीडिया बहुत गंदी चीज है, सुन सुन के लोग पागल हो गए हैं, पाकिस्तान स्पेशली। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, देखें पाइपलाइन हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। आज रिलेटिवली हमारे चीजें जो है ना बस आम होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब ऐसी चीजें आएंगी जो आप लोगों को समझ आएंगी, जिसमें आपका इंटरेस्ट बनेगा। अब ड्रेसिंग मोड वगैरह थे या उससे पहले हम पढ़ रहे थे जो भी चीजें, वो थोड़ा सा इसलिए टफ थी क्योंकि उनको हम एक्चुअली में देख नहीं सकते थे ना, हम समझ सकते थे यार वो पता नहीं कैसे करता होगा, जब तक हमारे सामने इंप्लीमेंटेशन हो, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर बना रहे थे। अब हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चल पड़े। ऑर्गेनाइजेशन से जो है अब इंटरप्ट वगैरह जो है चीजें आसान होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। देखें रिस्क, कल भी मैंने बताया था, दो आर्किटेक्चर इस वक्त चलते हैं दुनिया में, सिस्क और रिस्क। सिस्क स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, और रिस्क हमारे पास है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर या आर्किटेक्चर। तो रिस्क जो है जैसे कि मैकिंटॉश है वो रिस्क पे काम करता है। उसमें क्या है कि हर जो इंस्ट्रक्शन की तादाद ज्यादा होगी, लेकिन जो उसका लिखने का तरीका है ना वो बड़ा शार्ट होगा, इस तरह करके। और सिस्क ये है कि उसमें कम्प्लेक्स तरीके से इंस्ट्रक्शन लिखी गई होगी, 4 5 6 10 ऑपरेशन एक ही इंस्ट्रक्शन में होंगे, जो मशीन लर्निंग में अल्टीमेटली होते हैं, लेकिन उसमें तादाद कम होगी। इस तरह करके चक्कर है। देखो जो रिस्क है, कल पहले हम सिस्क पढ़ रहे थे, अब रिस्क हम देखते हैं कि 5 स्टेजेस पाइपलाइन को इंप्लीमेंट करती है। अब वो 5 स्टेजेस कौन कौन से हैं? देखो पहला है स्टेज 1 यानी कि इंस्ट्रक्शन फैच, जिसको हम आईएफ के नाम से भी डेजिग्नेट करते हैं। इंस्ट्रक्शन को फैच करना। इन दिस स्टेज द सीपीयू नीड्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एड्रेस इन द मेमोरी whose value is present in a program counter। क्या होता है कि वो पीसी में जाता है, पीसी में एक एड्रेस पड़ा है लेट्स से 102, तो वो 102 एड्रेस मेमोरी पे जाएगा। वहां पे जो भी इंस्ट्रक्शन लेट्स से I1 पड़ी है उसको उठा के रैम के अंदर लेके आएगा। रैम के अंदर ऑलरेडी मौजूद है तो वो उसको उठा के डाटा सेक्शन में लेके आएगा। और डाटा सेक्शन में पड़ा है कि कोड जो है वो लाइन बाय लाइन वहां पे पेस्ट हो जाता है और उसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। तो लेट्स से आपने उसमें ले आया, इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन उसने फेच कर ली। सेकंड हमारे पास है इंस्ट्रक्शन डिकोड। अब जब इंस्ट्रक्शन आपके पास आएगी ये मशीन लैंग्वेज में होगी, लेट्स से इस तरह ये 1110 111110 इस तरह करके 16 बिट यानी कि पूरे हो। तो इसको डिकोड करना है, और डिकोड करने के तरीका हम पहले पढ़ चुके हैं कि 3 किस्म की इंस्ट्रक्शन हो सकती है। वो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी इंस्ट्रक्शन है? उसकी बिट्स को देख के। और ऑप कोड कैसे पता चलेगा? ये जो हमने देखा था कि ये 3 बिट्स देख के हमें ऑप कोड का पता चलेगा। लेट्स से यहाँ पे ये 3 बिट्स है 110, इसका मतलब है कि आप ऐड कर दो। तो इसको जो ये चीज समझ रहा है ये इंस्ट्रक्शन है कौन सी, पहले तो टाइप उसकी समझेगा, और फिर इसमें ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है वो ऑप कोड देखे। तो इस चीज को कहते हैं कि डिकोड करना, उस चीज को समझना। इंस्ट्रक्शन को वो डिकोड कर रहा है कि इस इंस्ट्रक्शन के अंदर मुझे करना क्या है, इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन डिकोड। देखो इस स्टेज में क्या होगा, इन दिस स्टेज इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड and the register file is accessed to get the values from the register used in this instruction। कल भी हमने देखा था कि हो सकता है कि कोई ऑपरेंड वगैरह हो जो रजिस्टर में मौजूद हो, तो वही कह रहा है कि साथ तो डिकोड तो करेगा और उन रजिस्टर की वैल्यू को भी जो है ना एक्सेस कर लेगा जो कि इंस्ट्रक्शन में यूज होंगी। दूसरा लफ्ज आप ये कह लो कि डिकोड किया है। स्टेज 3 होता है एग्जीक्यूशन। अच्छा, इसमें क्या है कि उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट से मुराद है जो स्टेटमेंट लिखी है, जो उसने डिकोड की है, जो ऑप कोड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एएलयू को दे देता है। एएलयू उसी ऑपरेशन को एग्जैक्टली परफॉर्म कर देता है। देखो इन दिस स्टेज एएलयू ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, इसको हमें एग्जीक्यूशन बोलते हैं। फिर 5 पे जो वो लिख लेता है, वो एग्जीक्यूट कर लेता है, उसको मेमोरी में दोबारा से उसको राइट करना होता है। तो इसका मतलब है चौथी स्टेज हमारी होगी मेमोरी को एक्सेस करना। इन दिस स्टेज मेमोरी ऑपरेंड्स आर रीड या रेड and written from the memory that is present in the instruction। जाहिर है कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन में होगा। लेट्स से इस तरह की इंस्ट्रक्शन थी R1 is equal to R2 plus R3, तो उसने ये
कर लिया, इसको कहते हैं एग्जीक्यूट। अब इसको स्टोर करना है, तो इसको स्टोर करने से पहले वो R1 एड्रेस को एक्सेस करेगा, इसको ही बोल रहे हैं हम चौथे में कि मेमोरी एक्सेस हो रही है। और जब वाकई ही इसमें वो सेव करवा देगा, इसको हम बोलेंगे राइट बैक। ये 5 स्टेजेस हैं पाइपलाइन की, और ये एक स्टेजेस को हमने इन 5 सेगमेंट्स में, 5 सेक्शंस में डिवाइड किया होता है। और जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन फैच होके डिकोड होना शुरू होगी, पीछे से हम दूसरे इंस्ट्रक्शन को फैच कर लेंगे। कल भी हमने देखा था, अगर आपको इस तरह करके इस चेक करता, देखो एक इंस्ट्रक्शन फैच हुई, जैसे ही वो डिकोड हुई तो उसी टाइम स्लॉट में यानी कि T1 में हमने दूसरी इंस्ट्रक्शन I2 को फैच कर लिया था। तो इसको इंस्ट्रक्शन सर को इसमें 5 इनकोड स्टेज में कैसे डिवाइड करना है? करें। क्या बोल रहे हो? मैंने कहा सर इसमें इनकोड का कोई नहीं है चक्कर? देखो इन कोड तो ऑलरेडी हुई है ना मशीन कोड में, जो ऑब्जेक्ट कोड है, मशीन कोड है, वो कोड ही तो है, ठीक है, उसी को तो डिकोड कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब आप देखेंगे जितनी सिंपल ये इंस्ट्रक्शन या पाइपलाइनिंग नजर आती है ना, इतनी है नहीं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है। उन प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम। देखें, पहला है हमारे पास टाइम वेरिएशन। अब टाइम वेरिएशन कहता है कि देखो, लेट्स से कि अभी मैं इंस्ट्रक्शन फैच कर रहा हूं, इसने लिया मेरे पास 2 सेकंड, आगे मैंने डिकोड करनी है। अगर कोई कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है, हो सकता है वो 3 सेकंड ले। इसी दौरान आपने दोबारा से एक इंस्ट्रक्शन को फैच कर लिया, उसने 1 सेकंड लिया है, तो अभी 2 सेकंड आप क्या करोगे? जरूरी नहीं है कि हर सेगमेंट जो है, जो जिसमें हमने डिवाइड किया, वो सेम नंबर ऑफ टाइम का अमाउंट ऑफ टाइम ले। हो सकता है कि एक इंस्ट्रक्शन जो हम ऊपर वाले इंस्ट्रक्शन का डिकोड कर रहे हैं, उसका टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उसके लिए हमें 3 सेकंड का ये स्लॉट बनानी पड़ेगी, जबकि नीचे वाले जिसमें ये इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है, जिसने सिर्फ 1 सेकंड लिया है, तो इसके 2 सेकंड वेस्ट हो गए। ये वो कहता है कि नॉट ऑल स्टेजेस टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। जरूरी नहीं है कि तमाम की तमाम स्टेजेस आपकी सेम अमाउंट ऑफ टाइम ले। This means that the speed gain of a pipeline will be determined by the slowest page. अब क्या होता है कि आप कहते हो कि यार जितनी भी मजबूत कोई जंजीर है ना, लेकिन जो उसका वीकेस्ट पॉइंट है ना, उस जंजीर की असल स्ट्रेंथ जो है ना, वो उतनी ही है। यानी कि अगर कोई बंदा तोड़ना चाहे तो उधर से जो वीकेस्ट पॉइंट है, थोड़ा सा उसको जरब लगाए तो ये टूट जाएगी। तो इसका मतलब है बाकी हमें जितनी भी स्ट्रेंथ से कोई फायदा नहीं हुआ अगर सिर्फ एक पॉइंट भी इसमें कोई वीक था। तो इसी तरह वो कह रहा है कि बेशक बाकी स्टेज जितने मर्जी शॉर्ट टाइम ले रही हो, अगर एक स्टेज भी ऐसी आगे जो ज्यादा टाइम ले रही है, तो उस टाइम की ड्यूरेशन उसी स्टेज ने डिसाइड करनी है। दिस प्रॉब्लम इज पार्टिकुलरली एक्यूट इन इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग। मुख्तलिफ प्रोसेसिंग मुख्तलिफ टाइम लेंगे, जैसे मैंने फैच के और डिकोड एग्जांपल दिए, तो कभी भी ये पॉसिबल है ही नहीं कि सारे के सारे स्टेजेस सेम अमाउंट ऑफ टाइम में पूरी हो जाए। जैसे अगर एक इंस्ट्रक्शन है I1, उसका टाइम डिकोड होने में लग रहा था, सेम टाइम में हमने एक इंस्ट्रक्शन को लेट्स से मेमोरी एक्सेस में लगा दिया। अब हो सकता है कि डिकोड 1 सेकंड में हो जाए और मेमोरी एक्सेस को उसमें 3-4 सेकंड लग जाए। तो अब देखो ये जो है, इसको भी मुझे जरूर, मेरी मजबूरी है कि इसको 3 सेकंड के मैं बनाऊंगा, तभी जाके ये जो दोनों एक टाइम पे होंगी, ये आगे मूव करेगी और ये भी आगे मूव करेगी, और पीछे से हम एक नई इंसर्ट करें। तो ये टाइम वेरिएशन है स्टेजेस में पॉसिबल है। देन हमारे पास डेटा हजार्ड्स है। डेटा हजार्ड्स क्या है? वो कहता है कि देखो, हो सकता है कि एक इंस्ट्रक्शन उसी वक्त में एक डाटा मेंबर को एक्सेस कर रही हो और नीचे से कोई और भी इंस्ट्रक्शन उसी डाटा सेट को एक्सेस कर रही है, तो ये भी उसको अपडेट करने की कोशिश करेगी, ये भी अपडेट करने की कोशिश करेगी, तो इसमें कंफ्लिक्ट आ सकता है। और ये हमने बहुत पढ़ा। देखो, व्हेन सेवरल इंस्ट्रक्शंस आर इन पैरेलल एग्जीक्यूशन, अ प्रॉब्लम अराइजेस इफ दे रेफरेंस द सेम डाटा। अगर सेम डाटा को रेफर कर लिया तो प्रॉब्लम आएगा। क्रिटिकल सेक्शन वगैरह ये सारे कुछ हमने इसी के हिसाब से पढ़े थे। We must ensure that a later instruction does not attempt to access data source than a preceding instruction. Let's say कि मैंने इंस्ट्रक्शन इस तरतीब में लिखी हुई है, पहले I1 फिर I2। हो सकता है कि लेट्स से I1 में किसी वजह से कोई डिले आ गया, कोई इनपुट आउटपुट में जाने में लग गया, उसका ज्यादा टाइम लग गया हो, और इसी दौरान I2 से आगे निकल गई हो, यानी कि वो अभी डिकोड कर रही थी या फैच कर रही थी, इसने मेमोरी एक्सेस कर ली। अब होना यह था कि मेमोरी एक्सेस लेट्स से X, उसकी ओरिजिनल वैल्यू है 10, इंस्ट्रक्शन I ने उसकी वैल्यू करनी थी 15, और ये 15 फिर मिलनी थी I2 को, लेकिन ये इससे पहले ही यहाँ पे पहुंच गई और इसने 10 वैल्यू को रीड कर लिया। अभी अपने सारे ऑपरेशन जो है वो 10 पे परफॉर्म करती रहेगी, जबकि थोड़ी देर बाद I1 वाली जो है ना उसको 15 कर देगी, और उसको भी नीचे वाली को 15 पे करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये पहले ही कर चुकी थी, तो इसी वजह से बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। इसको हम आगे देखेंगे डाटा हजार्ड्स क्या होता है। तो हमारे पास है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग ये देखो, मैंने तरतीब लगाई हुई थी I1 ये चलेगी, फिर I2 चलेगी,
और फिर i3 चलेगी। अच्छा, इसने इंस्ट्रक्शन को फेच किया, उसके बाद जब जैसे ही ये डिकोड होने लगी ना, इसी टाइम स्टार्ट में मैंने इंस्ट्रक्शन 2 को फेच कर लिया। अच्छा, मैं तीन की लेता हूं, बस 3 से ज्यादा स्टेप्स नहीं ले रहा। जब जिस टाइम स्टार्ट में इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट होने लगी, इंस्ट्रक्शन 2 को मैंने डिकोड कर दिया और इंस्ट्रक्शन 1 को मैंने फेच कर लिया। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, जब यहाँ पे i2 ने इसको डिकोड किया, बल्कि हम यहाँ पे लगा लेते हैं कि i1 ने जब इसको एग्जीक्यूट किया, तो इधर जाके कोई इसको ब्रांचिंग फैक्टर मिल गया। ब्रांचिंग से ये होता है कि गो टू स्टेटमेंट आ गई या कोई फंक्शन कॉल हो गया। तो अब ये यहां से रुक के फंक्शन कॉल पे इसने कंट्रोल शिफ्ट करना है। लेट्स से फंक्शन कॉल मेरे पास है b1 को इंस्ट्रक्शन, उसका मतलब ये हुआ कि i1 के फौरन बाद मैंने b1 को रन करना था, लेकिन उस टाइम में तो मैंने i2 को रन कर दिया और उसके बाद i3 को भी रन कर दिया। तो ये दोनों के दोनों मुझे अनरोल रोल बैक करने पड़ेंगे, खत्म करने पड़ेंगे। मैं b को चलाऊंगा, पहले b को चला के फिर दोबारा से i2 को चलाऊंगा और फिर दोबारा से i3 को चलाऊंगा। तो ब्रांचिंग होती है कि नॉर्मल एग्जीक्यूशन से हटके आपको रन टाइम पे डिसाइड करना होता है कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी चलेगी। लेट्स से मैं कहता हूं कि रन टाइम पे अगर आप 1 इंटर करते हो, तो मैं जो है क्या करता हूँ, कोई भी लगा लेता हूँ, लेट्स से ऐड वाला फंक्शन कॉल करूंगा। और अगर आप 2 इंटर करते हो तो मैं सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन कॉल करूंगा। अब मैं पहले नहीं बता सकता कि मैंने ऐड का करना है। लेट्स से ऐड का इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शन 3 और मल का फंक्शन है या सब्ट्रैक्शन का फंक्शन है इंस्ट्रक्शन 4। अब मैं हूं करंटली इंस्ट्रक्शन 2 पे, i2 पे, तो i2 पे मैं नहीं बता सकता कि आगे i3 चलेगी i4 चलेगी। तो अगर मैंने ये पहले ही डिसाइड किए बगैर i3 चला दी, और हो सकता है वो 2 इंटर कर दे तो i4 चलनी थी, तो i3 का जितने भी काम होगा मुझे खत्म करना पड़ेगा। तो ब्रांचिंग एक ऐसा फैक्टर है जो पाइपलाइनिंग को मुतासिर करता है। इसी तरह इंटरप्ट्स भी हैं। इंटरप्ट्स भी बिल्कुल ऐसे होता है कि कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सीपीयू कहता है कि पहले मुझे एग्जीक्यूट करो, जो आप कर रहे हो वो बंद कर दो। तो लेट्स से नॉर्मल एग्जीक्यूशन वही था, i1 चलेगा, उसके बाद i2, उसके बाद i3। इसकी इंस्ट्रक्शन फैच हुई, डिकोड पे पहुंची, i2 फैच हो गई, ये एग्जीक्यूट पे पहुंची, i3 डिकोड होने लग गई, और साथ ही मैंने i3 को लेट्स से नहीं इंट्रोड्यूस करा दिया फैच। यहाँ पे मुझे एक इंटरप्ट मिल गई। इंटरप्ट मिल गई तो ये दो वाली तो सारी सारी अब नहीं चल सकती, क्योंकि इससे यहाँ पे एग्जीक्यूशन रुकेगी और पहले इंटरप्ट चलेगी। तो ये जितने इसने काम किया होगा वो सारे का सारा जाया। तो इंटरप्ट भी हमें क्या करती है, नॉर्मल एग्जीक्यूशन से, नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल से हटा देती हैं। तो इस सूरत में भी पाइपलाइनिंग हमारे मुतासिर हो सकती है, तो हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि डिपेंडेंसीज क्या है और डाटा हजार्ड्स क्या है। हैजर्ड भी बोल सकते हो, हजार्ड्स भी बोल सकते हो, जैसा भी इसको पढ़ लो। देखो डिपेंडेंसी क्या है। अ डाटा डिपेंडेंसी अकर्स व्हेन एन इंस्ट्रक्शन डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस इंस्ट्रक्शन। क्या मतलब है, लेट्स से i1 है ये और ये i2 है। इसमें है जी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 और i2 में है z इज इक्वल टू x प्लस 5। देखो जब तक ये इंस्ट्रक्शन इसको x की वैल्यू नहीं देगी, इधर x की वैल्यू नहीं आएगी। जब तक x की वैल्यू नहीं आएगी ये उसमें जमा नहीं होगा और z कैलकुलेट नहीं होगा। ये यानी कि हम कह सकते हैं कि i2 डिपेंड कर रही है i1 पे। तो वही ये कह रहा है कि जब एक इंस्ट्रक्शन दूसरी किसी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन पे जो उससे पहले चलनी थी उस पर डिपेंड करे, तो इसको बोलते हैं डाटा डिपेंडेंसी। डाटा हैजर्ड्स क्या होता है, डाटा हैजर्ड्स अकर्स व्हेन इंस्ट्रक्शन दैट एग्जिबिट डाटा डिपेंडेंसी। जैसे अभी ये दो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये डाटा डिपेंडेंसी को एग्जिबिट कर रही हैं, यानी कि डाटा डिपेंडेंसी के दरमियान एग्जिस्ट करती है। मॉडिफाई, ये मॉडिफाई करते हैं डाटा इन अ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पाइपलाइन। क्या मतलब इसका, देखो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 और इसी टाइम z इज इक्वल टू होना था x प्लस 5, या इधर भी हम x लगा लेते हैं कि x में ही कोई चेंज होना था। तो एक बात ऐसा आएगा कि दोनों x को चेंज करने की कोशिश करेंगे सेम टाइम पे। तो वही जो हम पहले डाटा हजार्ड्स पढ़ के आए थे कि सेम टाइम पे एक्सेस कर ले तो उसको डाटा हजार्ड्स बोलते हैं। तो उसी की बात ये कर रहा है कि डिपेंडेंट थी एक दूसरे पे, लेकिन दोनों एक टाइम में किसी डिफरेंट स्टेज पे सेम डाटा को एक्सेस करके चेंज करने की कोशिश कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे डाटा हजार्ड्स। There are mainly 3 type of dependencies possible. 3 टाइप की डिपेंडेंसी पॉसिबल हैं। कौन कौन सी, स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी, कंट्रोल डिपेंडेंसी और डाटा डिपेंडेंसी। जब भी डिपेंडेंसी आएगी याद रखना हमेशा आपकी पाइपलाइनिंग में स्टॉल आएगा। स्टॉलिंग उस क्लास को बोलते हैं। स्टॉल क्या होता है, स्टॉल कहता है कि आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, यानी कि उस टाइम में कोई भी सेगमेंट, कोई भी इंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है वो आप रन नहीं कर सकोगे, वेट करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है, अ स्टॉल इज अ साइकिल
इन द पाइपलाइन विदाउट न्यू इनपुट, जिसमें आप कोई भी न्यू इनपुट नहीं करोगे, क्या होता है अभी समझ आ जाएगी। देखो स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी को पहले समझो क्या होती है। दिस डिपेंडेंसी अराइज ड्यू टू द रिसोर्स कन्फ्लिक्ट इन द पाइपलाइन। रिसोर्स कन्फ्लिक्ट कब आता है? जब मोर देन वन इंस्ट्रक्शन यानी कि I1 और I2 सेम टाइम में एक डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। A resource conflict is a situation when more than one instruction tries to access the same resource in the same cycle. रिसोर्स क्या हो सकता है? रजिस्टर में कोई मेमोरी हो सकती है, मेमोरी में कोई रैम में कोई वैल्यू पड़ी हो सकती है, ALU का कोई ऑपरेशन हो सकता है। अभी हम इसको रजिस्ट्रेशन में देखते हैं, हमें समझ आएगा। देखें ये इंस्ट्रक्शन 1 रन हुई, इसने फेच किया, ठीक है, 1 टाइम स्लॉट में। 2 टाइम स्लॉट में जैसे ही ये डिकोड होने लगी, मैंने I2 को रन कर दिया, I2 फेच होने लगी। 3rd टाइम स्लॉट में एग्जीक्यूट हुई, ये एग्जीक्यूट हो लगी, ये फेच हो गई। 4th टाइम स्लॉट में ये मेमोरी एक्सेस कर रही है, ये एग्जीक्यूट हो रही है और ये डिकोड हो रही है। तो यहाँ आके ये पूरी हो गई, कोई काम नहीं, पूरी हो गई, कोई काम नहीं, ये एग्जीक्यूट हुई और नेक्स्ट मैंने ये शुरू कर दी। अगर आप देखो कि ये जो हमारे पास टाइम स्लॉट है T4, इसमें इंस्ट्रक्शन 1 भी सेम मेमोरी पोर्शन को एक्सेस कर रही है और इंस्ट्रक्शन 4 भी सेम मेमोरी पोर्शन को एक्सेस कर रही है। यानी कि ये इसको राइट करने की यहाँ पे कोशिश कर रही है और यहाँ से रीड करने की कोशिश कर रही है। इस तरह की जो अगर डिपेंडेंसी आ जाए जिसमें सेम टाइम पे एक मेमोरी पोर्शन को 2 या 2 से ज्यादा इंस्ट्रक्शन एक्सेस करने की कोशिश करें, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी। समझाइए इसकी। जी। ठीक, अच्छा अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है कि आप L4 इंस्ट्रक्शन को वेट करवाओ। कैसे? देखो यहाँ पे जो है ना L4 इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही, फेच हो रही थी और ये यहाँ पे राइट कर रही थी। तो देखो यहाँ पे मसला आ रहा था ना, मैंने ये टाइम स्लाइड L4 के लिए अभी फेच किया ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे L2 चूंकि मेमोरी पे एक्सेस करने की कोशिश कर रही थी, अगर मैं यहाँ पे भी इसको स्टार्ट करवाता तो यहाँ पे फिर क्लैश आता, कंफ्लिक्ट आता। तो मैंने यहाँ पे भी L4 को फेच किया ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी एक दफा मेमोरी एक्सेस हो रही थी, अगर मैं यहाँ पे भी फेच करवा लेता, वो भी एक्सेस करती, तो यहाँ पे भी मसला आता, यहाँ पे भी मैंने इसको स्टार्ट करवाया नहीं। हाँ यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप ऊपर कोई भी इंस्ट्रक्शन कहीं पे भी मेमोरी का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको फेच शुरू करवा दूंगा। तो ये जो चीजें 1 2 3 आई हैं, इनको हम बोलते हैं स्टॉल्स। जब भी स्टॉल्स आएगी आपकी एग्जीक्यूशन पे फर्क पड़ेगा। हमने बोला था ऑन एवरेज पाइपलाइनिंग हर सेकंड के बाद एक नई आउटपुट देती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्टॉल आ गया तो फिर उसकी जो एवरेज है, जब एफिशिएंसी है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी थी। इसमें एक सोल्यूशन हमने देखा स्टॉल है, लेकिन स्टॉल का मसला ये था कि इससे हमारी एफिशिएंसी डिस्टर्ब हो। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो हम एक प्रोसीजर यूज करते हैं जिसका नाम है रीनेमिंग। रीनेमिंग के थ्रू बस आपने इसका नाम याद रख लेना है, स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी आपको आप सॉल्व करते हो। अब ये होती क्या है रीनेमिंग, इसको हम हल्का सा देख लेते हैं। देखो वो कहता है कि यार अगर आप गौर से देखो ना, तो इंस्ट्रक्शन 4 जब मेमोरी को एक्सेस कर रही थी ना, तो वो वहां पे डाटा को राइट करने के लिए कर रही थी, जो उसने कैलकुलेट कर लिया था। और नीचे वाली जब I4 कर रही थी, तो वो फेच करने के लिए यानी कि रीड करने के लिए कर रही थी। तो ये दोनों अलग अलग हैं। एक इंस्ट्रक्शन ये इंस्ट्रक्शन को उसको रीड कर रही है और ये डाटा को राइट कर रही है, यानी कि 2 टाइप की मेमोरी है, एक डाटा और एक इंस्ट्रक्शन। तो आप इनको इसी तरह चेंज कर दो, यानी कि मेमोरी को रीनेम कर दो। देखो अकॉर्डिंग टू रीनेमिंग वी डिवाइड द मेमोरी इनटू 2 इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। हमने क्या किया, मेमोरी के 2 पोर्शन बना लिए। एक में सिर्फ वो मेमोरी आएगी जो जिसमें इंस्ट्रक्शन पड़ी हैं। वन ह्यूमन आर्किटेक्चर हमने देखा था कि मेमोरी और डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों एक ही जगह पे होती हैं, लेकिन अगला मैंने हार्डवेयर आर्किटेक्चर में बताया था कि दोनों अलग अलग भी हो सकती हैं। तो हमने मेमोरी का एक और मॉड्यूल बना लिया, इंस्ट्रक्शन एक में रख दी, डाटा एक में रख दिया, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। देखो इसको मैं बोल दूंगा इंस्ट्रक्शन वाले को कोड मेमोरी यानी कि CM, और डाटा वाला को मैं बोल दूंगा डाटा मेमोरी यानी कि DM। अब देखो इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये देखो, क्योंकि इंस्ट्रक्शन पढ़ रही है तो ये कोड वाली में जाएगी, और यहाँ पे ये राइट कर रही है डाटा, तो ये डाटा वाले पे जाएगी। अब इस वक्त में देखो अगर नीचे वाली इंस्ट्रक्शन अब
एक्सेस तो कर रही है मेमोरी को, लेकिन ये कोड सेक्शन वाली मेमोरी को मॉड्यूल को कर रही है। मॉड्यूल अलग अलग हो गए हैं। अब हमारे पास कोई मसला नहीं है, कर सकती है, क्योंकि वो अलग मॉड्यूल है, ये अलग मॉड्यूल है। तो सिर्फ एक रीनेमिंग से करके, रीनेमिंग से मुराद है एक अलग मॉड्यूल हमने बना लिया, उसमें अलग अलग डाटा रख दिया, तो इससे हमारी ये स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी जो है ये बड़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। समझाइए इसकी। जी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल डिपेंडेंसी। कंट्रोल कहते हैं कंट्रोल शिफ्ट होना, लूप बन जाना, ब्रांचिंग जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्या होती है, देखो, दिस टाइप ऑफ डिपेंडेंसी अकर्स ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। कौन कौन सी ब्रांच हो सकती है, कॉल हो सकती है, जंप हो सकती है, यानी कि नॉर्मल फ्लो से हट जाओ आप, और बिल्कुल रन टाइम पे डिसाइड होता है, तो ये इससे नहीं आप बच सकते। ऑन मैनी इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर द प्रोसेसर विल नॉट नो द टारगेट एड्रेस, उसको पता ही नहीं होगा शुरू में, इसलिए उसको लाजमी तौर पे रन टाइम पे डिसाइड करना पड़ेगा। वो कह रहा है ड्यू टू दिस अनवांटेड इंस्ट्रक्शन आर फेड टू पाइपलाइन, जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते वो वाली इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में आ जाती है। तो देखो कैसे, ये देखो, ये इंस्ट्रक्शन 1 मैंने चलाई, इसने फेच किया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया, इसी वक्त में मैंने ये चला दी फेच इंस्ट्रक्शन 2। अब देखो, जैसे ही टाइम स्लाइड T3 में इंस्ट्रक्शन 2 डिकोड होने लगी, तो डिकोड से मुराद है कि उसमें पता चलता है कि मैंने क्या काम करना है, तो उसको पता चला भाई मैंने तो ब्रांच करनी है, और ब्रांच करनी है BI1 पे, ब्रांच इंस्ट्रक्शन 1 पे, यानी कि इधर से कंट्रोल इसके बाद ये वाली चलनी थी। लेकिन देखो इसी वक्त हमने I3 को रन कर दिया था, ये देखो, इसका मतलब मैंने तो गलत इंस्ट्रक्शन को रन कर दिया, इसको मुझे यहाँ पे रोकना था, क्योंकि इसके बाद ये चलनी थी। तो नॉर्मल फ्लो मेरे पास था I1, I2, I3 और देन BI1। लेकिन जैसे ही डिकोड हुई तो मुझे पता चला भाई I1 के बाद तो ठीक है I2 चली, लेकिन I2 के बाद BI1 चला, तो मतलब फर्क आ गया। इसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग डिपेंडेंसी या कंट्रोल डिपेंडेंसी। इसका भी सोल्यूशन क्या है, वही पहले हम स्टॉल के साथ देखेंगे। तो एक मिनट, स्टॉल के साथ है, हाँ बिल्कुल। देखो मैंने क्या किया, ये डिले एक पूरी की पूरी साइकिल जो है ना वो वेस्ट कर दी। ये पहले डिकोड हो जाए, फिर मुझे पता चले, तो उसके बाद मैं डायरेक्ट इसी को रन करूं। ठीक है, ये कार आमद तो है, लेकिन देखो इतनी सारी स्टेजेस, इतनी सारी क्लॉक साइकिल्स, इतने सारे टाइम स्लॉट्स आपने वेस्ट कर दिया। तो सोल्यूशन है ये, लेकिन एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा। तो हम चाह रहे हैं कि प्रॉपर सोल्यूशन आए। तो प्रॉपर सोल्यूशन इसका है, उसको बोलते हैं हम ब्रांच प्रेडिक्शन, कि आप कोई ऐसा एल्गोरिदम डिजाइन करो जो आपके कोड को जब जैसे ही मेमोरी में आए उसको पता चल जाए, वो प्रेडिक्ट कर दे कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद ब्रांचिंग होगी, तो उस हिसाब से आप अपने इंस्ट्रक्शन के ऑर्डर को कह लो के स्केड्यूल करो। तो ये प्रॉपर एल्गोरिदम होते हैं, जो बस आप ये समझ लें कि कुछ ब्रांच प्रेडिक्शन होती है, एक एल्गोरिदम होता है, वो पहले ही उसको बता देता है कि यहाँ पे ब्रांचिंग आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी। अगर तो एल्गोरिदम ठीक काम करता है तो उसको हम कहते हैं कि इसको रिवार्ड मिला है, और अगर वो गलत प्रेडिक्शन करता है तो हम इसको कहते हैं कि ब्रांच पेनल्टी पड़ गई है। तो ये दो टर्म आपने याद रखनी है, एक ब्रांच प्रेडिक्शन और एक ब्रांच पेनल्टी। ब्रांच पेनल्टी जब आप एल्गोरिदम सही से प्रेडिक्ट ना कर सके, और जब सही से वो प्रेडिक्ट कर दे तो फिर आपकी कोई पेनल्टी नहीं पड़ती। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास डाटा डिपेंडेंसी है, आखिरी डिपेंडेंसी है। इसमें क्या होता है, देखो, अ पोजीशन इन विच एन इंस्ट्रक्शन इज डिपेंडेंट ऑन अ रिजल्ट फ्रॉम अ सीक्वेंशियली अर्लियर इंस्ट्रक्शन बिफोर दैट कैन बी डन एग्जीक्यूशन। कि I1 ने कोई जनरेट किया लेट्स से x की कोई वैल्यू, और ये x की वैल्यू यूज करेगी I2, इकट्ठे सेम टाइम में एक्सेस नहीं कर रहे, लेकिन जब तक I1 x की फाइनल वैल्यू कैलकुलेट ना कर दे I2 उसको यूज नहीं कर सकता। अगर वो फाइनल वैल्यू कैलकुलेट होने से पहले यूज कर ले, या किसी वजह से I1 अभी वेटिंग में है और I2 पहले ही x की वैल्यू फेच कर ले और काम शुरू कर दे, तो मसला हो जाएगा। तो इसको कहते हैं डाटा डिपेंडेंसी, कि एक ने कोई डाटा क्रिएट किया और अगले ने वो यूज करना है, तो जरूरी है कि जो जिसने क्रिएट करना है वो पहले अपना काम कर ले, उसके बाद वाली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यूज हो, पैरेलल नहीं चल सकती। दूसरे हम ये कह सकते हैं। 3 किस्म की होती है हमारे पास, रीड आफ्टर राइट RAW डिपेंडेंसी, और सेकंड हमारे पास राइट आफ्टर रीड WAR डिपेंडेंसी, और लास्ट वन हमारे पास है राइट आफ्टर राइट WAW डिपेंडेंसी। और इनको हल्का हल्का सा देख लेते हैं ये क्या है। देखो, रीड आफ्टर राइट डिपेंडेंसी क्या कहती है, नाम भी बता रहा है कि आपने रीड करना है जब उससे पहले वाली इंस्ट्रक्शन राइट कर चुकी हो। कैसे, देखो ये मेरे पास दो इंस्ट्रक्शन है I1 और I2। I1 कह रही है लोड करो
R1 में, R1 लेट से कोई रजिस्टर है, किसको, A की वैल्यू को, A की वैल्यू को R1 में स्टोर करो। और I2 कह रही है कि ऐड करो किस किस को, देखो R1 को ऐड करना है, यानी कि जो फाइनल वैल्यू ये आएगी उसको यहाँ पे आना चाहिए। तो R1 को 2 दफा ऐड करो, उसी की जो भी वैल्यू है, और उसको R2 में सेव कर दो। अब जब तक A इसमें लोड नहीं होगा, R1 की फाइनल वैल्यू नहीं आएगी। R1 की फाइनल वैल्यू नहीं आएगी तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता। लेकिन लेट्स से किसी वजह से मैंने ये अभी लोड होने में टाइम लग रहा था, ये किसी वजह से स्टॉल आ गया, जो भी चक्कर हुआ, अगर मैं R1 को इससे पहले ही यूज कर लूं, तो लेट्स से R1 में पहले पड़ा था 5 और A था 10, असल वैल्यू होनी थी R1 की 10, लेकिन मैंने 5 के साथ सारा काम कर दिया, तो इसे हम कहते हैं रीड आफ्टर राइट डिपेंडेंसी। तो ये गलत है, मतलब डिपेंडेंसी है, इसको आपने रिमूव करना है। दूसरी हमारे पास है राइट आफ्टर रीड, कि पहले एक इंस्ट्रक्शन है राइट कर दिया और दूसरी उसको रीड करेगी। अभी इसका वो चेंज है, क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। पहले वाली राइट करेगी, पहले वाली, उसके बाद सेकंड वाली रीड करेगी, उसमें राइट नहीं करेगी। देखो कैसे, ये इंस्ट्रक्शन I1 है, ये I2 है, इसमें देखो मल्टीप्लाई करो किस किस को, R2 को और R3 को, और जो जवाब आए उसको R1 में स्टोर कर दो। अब ये दूसरी क्या कह रही है, देखो वो कह रही है कि R4 को और R5 को ऐड करो और जवाब स्टोर कर दो R2 में। अब देखो जब ये दोनों इंस्ट्रक्शन रीड एग्जीक्यूट होंगी ना, R2 की फाइनल वैल्यू जो है वो इंस्ट्रक्शन I2 डिसाइड करेगी। लेकिन अगर किसी वजह से हमारे पास लास्ट वाले इंस्ट्रक्शन में स्टॉल आ जाता है, या इसको हम ऐसे कह लेते हैं, लेकिन किसी वजह से हमारे पास फर्स्ट वाली में स्टॉल आ गया और ये इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट हो गई और इसने लेट से R2 में फाइनल वैल्यू रख दी 10, और इसके बाद I1 अगेन बाद में रन हुई और इसने R2 की वैल्यू कर दी 50। तो देखो ओरिजिनल एग्जीक्यूशन था कि I1 डिसाइड करेगी इसकी फाइनल वैल्यू, लेकिन मेरे बाद स्टॉल की वजह से या किसी और वजह से I1 ने डिसाइड की और उसने वैल्यू कर दी 50। तो इस तरह का डिपेंडेंसी कि जिसमें बाद वाली वैल्यू उस वैल्यू को राइट करती है, लेकिन आपने किसी वजह से उसको पहले ही कर दिया, तो इस तरह की जो डिपेंडेंसी आएगी उसको हम बोलेंगे राइट आफ्टर रीड डिपेंडेंसी, कि रीड आपने पहले करना था, उसके बाद जो है राइट करना था। थोड़ा क्योंकि शायद कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे इसका मतलब देखोगे आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगी। तो लास्ट हमारे पास है राइट आफ्टर राइट। अब इसमें क्या होगा कि एक ही मेमोरी लोकेशन होगी, दोनों ही उसको राइट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स से I1 भी इसको राइट करने की कोशिश करेगा, इसमें कोई चीज स्टोर करवाएगा, और I2 भी करवाएगा। तो अब वही बात है, जिसने लास्ट में करवानी थी वो उसकी फाइनल वैल्यू को डिसाइड करेगा। लेकिन अगर किसी वजह से पहले वाली बाद में फिनिश करती है तो ये इसकी डिसाइड कर जाएगी, जो कि गलत होगा। तो देखो कैसे, देखो I1 है मेरे पास और I2 है। I1 कह रही है कि R2 को और R3 को मल्टीप्लाई कराओ, ये करा दिया, और इसकी वैल्यू को R1 में स्टोर कराओ। लेट्स से मेरे पास ये 2 है, ये 3 है, तो R1 में फाइनल वैल्यू आनी थी 6, और लेट्स से ये 7 और 6 है, दोनों को ज़रब करवा के R1 में लास्ट वैल्यू आनी थी 42। तो लास्ट वैल्यू होनी थी 42, लेकिन लेट्स से किसी वजह से I2 पहले अपनी एग्जीक्यूट कर गई, 42 जनरेट कर गई, उसके बाद सेम लोकेशन पे R1 भी राइट कर रहा है और वो कर रहा है 6। तो देखो फाइनल वैल्यू होनी थी 42 और आगे 6, तो ये है राइट आफ्टर राइट, कि दोनों ही राइट कर रही हैं, और इस वजह से जो कंफ्लिक्ट या डिपेंडेंसी आ रही है उसको हम राइट आफ्टर राइट डिपेंडेंसी बोलते हैं, और ये भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है। तो ये कुछ हमारे पास डिपेंडेंसीज थी जो हमने देख ली हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंटरप्ट्स पे। यहाँ से कोई काम जो है ना हमारा इजी होना स्टार्ट हो जाएगा ऑनवर्ड। देखो इंटरप्ट क्या है। अब इंटरप्ट क्या होता है आपने याद रखना है कि ये सिग्नल है, कंट्रोल सिग्नल। पहले तो आपने याद रखना है किसके थ्रू आएगा, बस के थ्रू, जो कंप्यूटर में बसेस लगी होती हैं। जो भी बस होगी ना उसमें एक स्पेशल लाइन जो है ना, लाइन होती है एक तार। हर डिवाइस से जो भी बस आ रही होगी ना उसमें एक स्पेशल एक तार है ना, जो जिसको हम बस लाइन बोलते हैं, वो स्पेशल इंटरप्ट के लिए स्पेसिफिक होती है। उस पर सिर्फ और सिर्फ इंटरप्ट ने ट्रेवल करना होता है और कोई नहीं कर सकता। उस अगर कोई और नहीं कर रहा तो वो फ्री रहेगी, उसको कोई और यूज नहीं करेगा। देखो क्या है, द इंटरप्ट इज अ सिग्नल। इंटरप्ट एक सिग्नल है, इमिटेड बाय, कहां से आता है, हार्डवेयर, या तो किसी हार्डवेयर डिवाइस से, और सॉफ्टवेयर या किसी सॉफ्टवेयर से। कब, व्हेन अ प्रोसेस
or an event needs immediate CPU attention. एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर एक सिग्नल भेजते हैं सीपीयू को कि सीपीयू को कहते हैं कि मुझे आपकी इमीडिएट अटेंशन चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं कि इंटरप्ट आ गई है। याद रखना कि कोई और सिग्नल का लाजमी जिक्र करना है, इंटरप्ट एक सिग्नल को कहते हैं। सिग्नल इन्फॉर्म्स द प्रोसेसर, यानी कि सीपीयू को इन्फॉर्म करता है अबाउट के अ हाई प्रायोरिटी, एक ऐसा काम जिसकी प्रायोरिटी आपके मौजूदा काम से ज्यादा है, एंड अर्जेंट और जरूरी भी है। इंफॉर्मेशन डिमांड काजिंग एन इंटरप्शन इन द करंट वर्किंग स्पेस के आ गई है, जो आप हाई प्रायोरिटी भी है उसकी और उसको काम लाजमी अभी करना है, तो आप क्या करो, जो आप काम कर रहे हैं उसको स्टॉप करो और इसको शुरू करो। 10 whenever an interruption occurs the processor finish the current instruction, जो भी करंट इंस्ट्रक्शन लेट से वो i2 को एग्जीक्यूट कर रहा था उसको वहीं पे स्टॉप कर देगा। स्टॉप करने का हमने पता था पीसीबी में इसकी हर चीज को स्टोर करेगा जितनी भी चीजें होंगी, और इस इंस्ट्रक्शन पे काम शुरू करेगा। कहां से काम शुरू करेगा वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। स्टार्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंटरप्ट, और इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरप्ट हैंडलिंग, के इंटरप्ट को हैंडल किया जा रहा है। फॉर एवरी इंटरप्ट हैंडलिंग, याद रखना है अपने, लेट से आपके पॉसिबल 1000 इंटरप्ट्स आपके कंप्यूटर में पॉसिबल हैं, इनके अगेंस्ट 1000 कोड लिखे होंगे और हर एक का नंबर होगा कि अगर इंटरप्ट नंबर 1 आती है तो उसके अगेंस्ट ये कोड रन किया जाए, इंटरप्ट नंबर 2 आती है तो उसके अगेंस्ट ये कोड रन किया जाए। ये बात वो कह रहा है कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन होती है। अब मैं थोड़ा सा खाक आपको बताता हूँ, देखो समझना। हमारे पास जो है ना एक आईवीटी होता है, इंटरप्ट वेक्टर टेबल। टेबल हो गई, दो फील्ड होती है इसकी, इंटरप्ट का नंबर होता है और एड्रेस होता है इसका, आईएसआर का, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इंटरप्ट सर्विस रूटीन से मुराद है ए इंटरप्ट को हैंडल करने का कोड। देखो इस तरह बना होता है कि अगर इंटरप्ट नंबर 1 आती है उसका आईएसआर से मुराद है इंटरप्ट सर्विस रूटीन या उस इंटरप्ट को हैंडल करने का कोड, लेट से वो मौजूद है 101 पे। अगर इंटरप्ट नंबर 2 आती है उसको हैंडल करने का कोड है लेट से 202 पे। इस तरह कुछ मन होता है। तो जब भी हैंडल इंटरप्ट आती है ना, सीपीयू एक स्पेसिफिक प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से होता है जिसको हम बोलते हैं आईआर, इंटरप्ट हैंडलर, आईएच सॉरी। ये एक प्रोसेस होता है, सॉफ्टवेयर है, याद रखना, इंटरप्ट हैंडलर। इसको कहता है कि मुझे बताओ इस इंटरप्ट को कैसे हैंडल करना है। इंटरप्ट हैंडलर जाता है आईवीटी के पास, इंटरप्ट वेक्टर टेबल में। वो देखता है कि अच्छा जो मेरे पास सीपीयू ने मुझे भेजी थी लेट से 3 नंबर इंटरप्ट है, उसको हल करने का कोड मौजूद है लेट से 401 लोकेशन पे, तो वो जाएगा 401 लोकेशन पे, उसमें जो कोड लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करवाएगा और बाद में सीपीयू को बता देगा भी मैंने हैंडल कर लिया है, और सीपीयू जो पहले काम कर रहा था वहीं से अगेन स्टार्ट कर देगा। समझ आइए इंटरप्ट कैसे हैंडल की जाती है। जी सर इसमें मतलब ये बात कि इसमें जब इंटरप्ट आती है तो इंटरप्ट के अंदर लिखा होता है कि अब आपने इस लोकेशन पे जाना है। ये हम देखेंगे, इंटरप्ट के अंदर भी लिखा हो सकता है या हम आईवीटी का हेल्प भी ले सकते हैं। अगर आप इंटरप्ट खुद बता रही है कि मेरा कोड कहाँ पे मौजूद है तो उसका हम एक स्पेशल नाम देते हैं वेक्टर्ड इंटरप्ट, वो हम देखेंगे आगे। बिल्कुल हो सकता है कि इंटरप्ट खुद बताए कि मुझे हल करने का कोड कहाँ पे है, या अगर नहीं बता रही जैसे पोलिंग में नहीं होता है। अभी इस केस में इंटरप्ट को मतलब जो आप हम नहीं, जेनेरिक अगर बात करें, इस इंटरप्ट केस में आई नहीं बताया। वो नहीं, मैं ये जेनेरिक बात कर रहा हूँ कि जेनेरिक में जिस तरह आप बता रहे हैं कि इंटरप्ट आई वो अपनी सारी एग्जीक्यूशन किसी एक जगह पे रख के उस इंटरप्ट वाली लोकेशन पे ट्रांसफर कर जाता है, तो वो उसको कैसे पता लगता है कि मैंने कहाँ जाना है और कैसे जाना है। अब ये बात कर रहे हैं कि जब वो मतलब कि इंटरप्ट के अंदर लिखा होगा या देखो मैं वो कह रहा हूँ इंटरप्ट कि हैंडल वो इंटरप्ट हैंडल सारा काम। सिग्नल आएगा ना, जैसे सिग्नल आएगा सीपीयू के पास तो ये इसमें पता होगा कि भाई इंटरप्ट आ गई है। एक स्पेशल सिग्नल होता है वो हम आगे देखेंगे, जिससे सीपीयू को पता चलता है कि अच्छा इंटरप्ट आई है, मैंने बाकी काम छोड़ देने हैं। तो सीपीयू जो भी काम कर रहा होगा उसको सेव करेगा पीसी में। अब उसको पीसी में चाहिए जो इसने इंटरप्ट सर्विस रूटीन को रन करना है, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि पीसी में क्या आना है। तो ये जो सारा प्रोसेस हुआ है ये पीसी में इस 401 का एड्रेस ला कर देगा, तो फिर सीपीयू उस 401 को रन करेगा। अभी आप आगे देख ले, तो ये बना हुआ है सारा। देखो स्टेप 1 क्या होगा, व्हेन एन इंटरप्ट अकर्स,
लेट अज्यूम प्रोसेसर इज एग्जीक्यूटिंग ith इंस्ट्रक्शन, कोई ith इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट कर रहा था और इंटरप्ट आ गई, तो वो ith इंस्ट्रक्शन का जो भी नंबर था उसको पीसी में पहले पड़ा हुआ था, उसको किसी स्टैक रजिस्टर में या कहीं पे पीसीबी वगैरह में स्टोर करवाएगा। अब पीसी होगा खाली, अब उसको पीसी में एड्रेस चाहिए ISR का, कि जो इंटरप्ट आई है इसका सॉल्व करने का कोड कहाँ पे है। तो मैं कह रहा था कि सीपीयू अब बुलाएगा IH को, इंटरप्ट हैंडलर को, कि भाई ये इंटरप्ट आई है, लेट्स से इंटरप्ट नंबर 4, मुझे बताओ इसका ISR क्या है। IH जाएगा IVT के पास इंटरप्ट वेक्टर टेबल में, उसमें लुकअप करेगा कि 4 के अगेंस्ट क्या लोकेशन है, लेट्स से वो है 301, तो वो 301 ला के इधर रख देगा पीसी में, और सीपीयू कहेगा कि अब आपके पास आ गई है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करनी है अब आप करो, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर देगी। इस तरह से हमारे पास इंटरप्ट को हैंडल किया जाता है, और जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगी अगेन इसके पीसीबी में से जो जिस पे वो काम कर रहा था उसका अगेन पीसी में एड्रेस दिया जाएगा और सीपीयू फिर उसको वहीं से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारे पास तरीका है इंटरप्ट को हैंडल करने का। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन से आपको समझ आ जाएगी। देखो लेट्स से कि सीक्वेंशियल एक्सेस हो रही थी, नंबर 1 ये चली, नंबर 2 ये चली, अब ये नंबर 3 चल रही थी, यहाँ पे आ गई इंटरप्ट, हार्डवेयर ने कोई इंटरप्ट भेज दी। अब देखो सीपीयू क्या करेगा, पहला काम देखो, प्रोग्राम कंट्रोल जंप्स टू ISR, कि यहाँ से कंट्रोल जो है ना ISR पे आ जाएगा। ISR वो लोकेशन है जिसपे तमाम की तमाम इंटरप्ट्स का बारी बारी कोड लिखा गया है कि अगर ये इंटरप्ट आती है तो क्या करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 इस तरह लिखा होगा और यहाँ पे कोड होगा जो भी है जिसको हैंडल करके, तो ये अपना इंटरप्ट नंबर देके कौन सा है उसके हिसाब से इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो यही लिखा हुआ है कि ISR एग्जीक्यूट्स टू कंप्लीशन, अपना कोड उसने एग्जीक्यूट कर दिया, ओके हो गया। अब वो क्या करेगा, देखो प्रोग्राम कंट्रोल रिटर्न्स टू इंटरप्टेड, जहां से इंटरप्ट हुई थी कंट्रोल वहीं पे वापस जाएगा और उसके बाद दोबारा से शुरू कर देगा इससे नीचे वाली इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। तो जो ये जो IVT है और इंटरप्ट हैंडलर है ना, शायद आप लोगों को ना बताया गया हो या आपने किसी इलस्ट्रेशन में ना देखा हो, लेकिन एक्चुअल इसकी इंप्लीमेंटेशन ऐसे ही होती है। एक टेबल मेंटेन किया जाता है जिसको IVT हम बोलते हैं, इंटरप्ट वेक्टर टेबल। तो अगर आप वो ना भी याद रखो, कम से कम आपको ISR का लाजमी पता हो कि हमेशा जो भी इंटरप्ट आएगी सोल्यूशन उसका ISR से ही मिलेगा। ISR क्या है, फंक्शंस हैं, कोड्स हैं, लाइन ऑफ कोड्स हैं कि इस इंटरप्ट के अकर होने पे ये इंस्ट्रक्शन आपने एग्जीक्यूट करनी है। उसका नाम भी बता अच्छा रहे हैं, सर, रूटीन है। जी हमजा। सर ISR में लेट्स सपोज हमारे पास कोई जो इंटरप्ट आया उसके अगेंस्ट कोड है 250 भी पड़ रहा है, ठीक है सपोज, ठीक है ठीक है तो वो कोड सर हम प्रोग्राम काउंटर को देंगे तो सीपीयू को फिर एग्जीक्यूट करने के बाद कोड नहीं देंगे, देन सर उसकी लोकेशन एड्रेस देंगे, लोकेशन एड्रेस। के लिए मैं वही बताया ना, जैसे मैंने 250 कहा तो वो एड्रेस कह सकते हैं आप, वो एड्रेस हाँ हम एड्रेस प्रोग्राम देंगे काउंटर तो को देंगे। प्रोग्राम बिल्कुल। काउंटर के बाद सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम, और इसको सारी मॉनिटर कौन करेगा, इंटरप्ट हैंडलर मॉनिटर करता है सर। उस इंटरप्ट हैंडलर ने उसको वो चीज ला के देनी है कि इस लोकेशन पे मौजूद है और पीसी में उसकी वैल्यू लिख देनी है बस। जैसे ही पीसी जस्ट में लेकर वैल्यू आना आती है, है ठीक है ठीक है। सीपीयू एग्जीक्यूट स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही वो जी ठीक एग्जीक्यूट हो हो गया। जाएगा इंटरप्ट हैंडलर अगेन उसको रिमूव करके जो लास्ट वैल्यू थी उसको अपलोड करेगा। जी सर, मैं समझ, इसका सर वैसे ही है जैसे डोमेन नेम सिस्टम या सर्वर होता है ना, डीएनएस की तरह काम करता है किस्म का, ये ठीक हो गया। ठीक है ठीक है। देखो जी, थिंग्स टू रिमेंबर, कुछ चीजें जो आपने याद रखनी है। While the processor is handling the interrupt, let's say कि ये डिवाइस थी कोई डी डिवाइस, इसने इंटरप्ट भेज दी सीपीयू के पास। अब जाहिर है कुछ तो टाइम लगेगा ना सीपीयू को उसको हैंडल करने में, और सीपीयू हैंडल करने के बाद डिवाइस को बताएगा भी कि जो आपने जो इंटरप्ट भेजी थी मैंने उस हल कर दी है, तभी तो उसको पता चलेगा। तो वो कह रहा है कि जब वो भेज के एक तरफ उसने भेज दी और उसको रिसीव कर लिया गया, उसके बाद इस डिवाइस को ब्लॉक कर दिया जाएगा कि आप मजीद बार बार इंटरप्ट सिग्नल ना भेजो। एक बात। दूसरी बात देखो, द अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन द जनरेशन ऑफ एन इंटरप्ट, लेट्स से 11:10 पे इंटरप्ट जनरेट हुई, सीपीयू के पास गई, सीपीयू ने 2 मिनट लगा के उसको सॉल्व किया, तो 11:12 पे जो है ना सीपीयू कह लो कि उसने काम करना इस पे स्टार्ट किया, अभी मुकम्मल नहीं की, काम करना उसने स्टार्ट किया। तो ये जो 10 से लेके 12 बीच का जो टाइम है इसको हम बोलते हैं इंटरप्ट लेटेंसी। याद रखना कि अभी उसने काम स्टार्ट किया है, वो टाइम हम कह रहे हैं। अच्छा, आल्सो सेविंग द रजिस्टर, और इसको छोड़ो, ये इंटरप्ट लेटेंसी बात हो रही है। ये आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। While CPU is servicing an interrupt, कोई एक इंटरप्ट को जब सीपीयू हैंडल कर रहा होता है, ऑल इनकमिंग इंटरप्ट्स आर ब्लॉक्ड। उस दौरान कोई और डिवाइस अगर इंटरप्ट भेजेगा
तो वो सीपीयू को नहीं पता चलेगा, ना सीपीयू उसको अटेंशन देगा, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, बेशक जिस भी मर्जी डिवाइस से आ रही हो। हाँ, वो पहले वाले जिस पे काम कर रहा है उसको कर लेगा, उसके बाद नेक्स्ट इंटरप्शन के लिए वो तैयार होगा। इसलिए है ना, क्योंकि अभी एक इंटरप्शन को हैंडल कर रहा है, ऊपर से एक और आ गई, वो उसको छोड़कर दूसरी शुरू कर देगा। इस तरह बारी बारी आती रही तो वो तो कभी भी नहीं करेगा। तो इसलिए ब्लॉक कर दी जाती है जब एक इंटरप्शन, जैसे कि मैंने फौरन इकट्ठे ASDF 4 बटन दबा दिए, तो वो ना तो A प्रिंट करेगा, वो ना S प्रिंट करेगा, ना D करेगा, सबसे पहले F करेगा अगर इस तरतीब में हम चले। इसलिए वो ये कीबोर्ड की भी एक इंटरप्शन होती है ना, पता है ना आपको? जी होती है, इंटरप्ट नंबर होता है उसका। इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी इंटरप्शन, ये कीबोर्ड होगी, माउस क्लिक होगी, सारी इंटरप्ट होती है। अच्छा देखो अब टाइप्स ऑफ इंटरप्ट का, 2 इंटरप्ट है हमारे पास, हम पहले पढ़ सर मल्टी प्रोसेसर लगे होता है, वो मल्टीपल इंटरप्ट्स को हैंडल कर सकते हैं फिर? मल्टीपल प्रोसेसर। हाँ मल्टीपल प्रोसेसर, लेकिन इंटरप्ट हैंडलर तो एक ही होगा, ऐसा ही है सर? अगर मल्टी प्रोसेसर हो वो फिर बिल्कुल मल्टीपल को कर सकते हैं? हाँ, अभी हमारे आर्किटेक्चर में ये देख रहे हैं कि अभी हमारे पास सिर्फ एक एक चीज है ये। देखो जी, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट 2 किस्म की, हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट में 2 हैं, मास्केबल इंटरप्ट और नॉन मास्केबल इंटरप्ट, जिसको हम स्पूरियस इंटरप्ट भी कहते हैं। तो अब इनको बारी बारी देख लेते हैं क्या होती है। तो देखो हार्डवेयर इंटरप्ट्स क्या है, नाम ही बता रहा है, ऐसे इंटरप्ट जो हार्डवेयर जनरेट करता है। हार्डवेयर में कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, और भी इस तरह की जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो सारी की सारी जो जनरेट करेगी आईओ डिवाइसेस, वो हम कहेंगे कि हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं। जरूरी नहीं आईओ डिवाइसेस हो, कोई भी हो सकता है। जैसे कि आपने चलते हुए उसमें से यूएसबी वगैरह को निकाल लिया, तो उसमें जाहिर है वो कहेगा कि जितना डाटा कॉपी हो रहा था और बीच में ही आपने यूएसबी को इजेक्ट कर लिया, तो वो फोर्स इंटरप्ट करेगा कि हाँ अब मजीद कॉपी नहीं की जा सकती क्योंकि जो सोर्स था वो आपने रिमूव कर दिया। तो ये भी सारी इंटरप्ट होती हैं। 2 टाइप्स है हमारे पास, मास्केबल इंटरप्ट्स और नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स। मास्केबल कौन सी होती है? देखो, द हार्डवेयर इंटरप्ट्स दैट कैन बी डिलेड व्हेन अ हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट हैज अकर्ड टू द प्रोसेसर। लेट्स से कि टाइम स्लॉट T1 में जो है ना, सीपीयू को बैक वक्त 3 इंटरप्ट रिसीव हो गई, इंटरप्ट I1, I2 और I3। तो जरूरी है कि जैसे हर हमने प्रोसेसर की या प्रोसेस की प्रायोरिटी रखी होती है, इस तरह डिवाइसेस की भी प्रायोरिटी होती है। लेट्स से कि अगर मैं माउस की क्लिक और कीबोर्ड को इकट्ठा कोई एक बटन प्रेस करूँ ना, तो उसमें से हमेशा पहले जो है ना कीबोर्ड को प्रेफरेंस दी जाती है कि इसका इंटरप्ट को पहले सॉल्व किया जाए और माउस की क्लिक को बाद। तो इसी तरह वो चेक करेगा कि किस डिवाइस से आने वाली हमारे पास जो है इंटरप्ट, उसकी प्रायोरिटी किस डिवाइस की हाई है। तो लेट्स से इस डिवाइस की हाई थी, 1 प्रायोरिटी थी, इसकी 2 थी और इसकी 3 थी। तो हम पहले आई को करेंगे। तो जो बाकी 2 और 3 है जिनको अब भी डिले किया जा सकता है, इमीडिएट इंटेंशन हमने नहीं दी, थोड़ी देर के लिए डिले कर लिया, तो ऐसी इंटरप्ट जिनको थोड़ी देर के लिए आप डिले कर सकते हो, इनको हम बोलते हैं मास्केबल इंटरप्ट। कुछ इंटरप्ट होती हैं जो मास्केबल होती हैं और कुछ होती है जो नॉन मास्केबल होती है, उनको आप मास्क नहीं कर सकते, वो फौरन से आपको सर्विस करनी पड़ती है। इसी तरह नीचे लिखा हुआ है नॉन मास्केबल इंटरप्ट, द हार्डवेयर दैट कैन नॉट बी डिलेड एंड इमीडिएटली बी सर्विस्ड बाय द प्रोसेसर। कुछ ऐसी होती हैं जो लाजमी तौर पे आपने करनी होती हैं, उनको आप डिले नहीं कर सकते। लेट्स से अभी मैंने यूएसबी की एग्जांपल दी थी, आपने यूएसबी को इजेक्ट कर लिया, तो पहले वो काम कर रहा था कि कॉपी करता रहे डाटा, तो अब कहां से कॉपी करेगा वो? तो इसका मतलब है कि इसको लाजमी तौर पे फौरन से एरर जनरेट करना पड़ेगा कि नहीं अब कॉपी नहीं हो सकती। अगर वो उसको डिले कर दे और थोड़ी देर तक के लिए और डाटा कॉपी होता रहे तो कहां से होगा? तो कुछ हैं जो डिले की जा सकती हैं, कुछ नहीं की जा सकती, मास्केबल और नॉन मास्केबल। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कौन से? देखो, चाहे जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट सॉफ्टवेयर जनरेट करेगा, इनको 2 नाम से याद किया जाता है, ट्रैप्स और एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ऊप में मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग का बता भी दिया था। ये जो रन टाइम पे एरर आते हैं, जैसे डिवाइड बाय 0 हो गया, अब ये ना कंपाइल टाइम एरर है और ना ये सिंटैक्स एरर है। तो इस तरह के एरर जो रन टाइम पे होते हैं, उनकी वजह से जो एरर आते हैं उनको हम एक्सेप्शन कहते हैं, और वो इंटरप्ट का ही एक पार्ट है। और ट्रैप क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। देखो, द इंटरप्ट सिग्नल जनरेटेड फ्रॉम इंटरनल डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स नीड टू एक्सेस एनी सिस्टम कॉल सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स आर प्रेजेंट। 2 सूरतों में पॉसिबल है कि या तो आपको कोई सिस्टम कॉल करनी है किसी प्रोसेस में, हमें पता था कि सिस्टम कॉल हमेशा इंटरप्ट जनरेट करता है, वही बात हो रही है, क्योंकि सिस्टम कॉल किसी भी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की है तो हमेशा इंटरप्ट होगी, सीपीयू को बताया जाएगा भाई आपसे सर्विस मांगी जा रही है, कर्नल कोड पे शिफ्ट हो, कर्नल मोड पे शिफ्ट हो, इस तरह की चीजें वो हमेशा इंटरप्ट से होती है। और एक्सेप्शन क्या हो गई?
एक्सेप्शन मैंने बता दिया है, जैसे डिवाइड बाय जीरो थी, जो सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई एग्जीक्यूशन के दौरान आपके पास आती हैं, उनको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखें, अगर एक ही वक्त में एक से ज्यादा डिवाइसेस जो हैं वो इंटरप्ट जनरेट कर रहे हैं, तो आप कैसे डिसाइड करोगे और कैसे चेक करोगे किस किस से आई हैं? तो तीन तरीके हैं हमारे पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोलिंग है, तो समझना इसको। देखो, पोलिंग होती है, जैसे कल भी मैंने बताया था कि टीचर रोल कॉल कर रहा था, जो मेरे साथ उसमें है नेटवर्किंग वाले कंटिन्यू जिन्होंने किया हुआ बैच पिछले वाला, कल हमने उसमें एक पढ़ा था कंट्रोल्ड एक्सेस चैनल में कि एक पोलिंग होती है कि एक कंप्यूटर, या उसको हम कह देते हैं कि आप बारी बारी सबसे पूछो कि किसके पास डाटा है सेंड करने के लिए, अगर है तो हाँ मुझे दो, मैं कर देता हूँ। तो पोलिंग बिल्कुल इस तरह ही है। सीपीयू खुद जितनी भी आईओ डिवाइसेस अटैच होती हैं, सबके पास बारी बारी जाके चेक करता है क्या क्या इसके पास कोई इंटरप्ट तो नहीं आई हुई, क्या इसके पास कोई इंटरप्ट तो नहीं आई हुई, क्या इसने कोई इंटरप्ट तो नहीं जनरेट की हुई। देखो इस तरह होती है। वेक्टर में क्या होता है कि सीपीयू खुद से चेक नहीं करता, जिस डिवाइस के पास भी जिसने भी जनरेट की होती है इंटरप्ट, वो सिग्नल भेज देता है सीपीयू को, और साथ में आईएसआर का भी एड्रेस भेज देता है कि भाई ये जनरेट आई है, इंटरप्ट आई है, और इसको हल करने का कोड यहाँ पे मौजूद है। दोनों काम कर देता है। और इंटरप्ट नेस्टिंग क्या होती है कि एक ही वक्त में हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी वाली आ गई, तो लोअर प्रायोरिटी वाली को नेस्टेड कर दो, छुपा दो, मख्फी कर दो, हायर को चला दो। तो इस तरह के तीन तरीके हम मल्टीपल डिवाइसेस को हैंडल करने के हम देख लेते हैं। पोलिंग देखो क्या है। The first device encountered with an IRQ. IRQ stands for interrupt request. एक मिनट, अच्छा ठीक है, इसका लास्ट पॉइंट पहले देखो, फिर आपको क्लियर होगा। It is easy to implement, but a lot of time is wasted. क्यों? क्योंकि CPU interrogate करता है the IRQ bit of all devices. कि CPU खुद IRQ हर डिवाइस के साथ एक बिट लगी होती है, अगर इंटरप्ट आई हो तो वो 1 कर देता है, अगर ना आई हो तो 0 कर देता है। कि सीपीयू हर डिवाइस की IRQ बिट चेक करता रहता है कि ये 1 तो नहीं हुई, 1 तो नहीं हुई, 1 तो नहीं हुई। अगर हाँ 1 उसको मिल जाए तो फौरन से उसको वो सर्विस करना शुरू कर देता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि क्योंकि सीपीयू सारा काम खुद कर रहा है, अपने एंड पे कर रहा है, तो ये टाइम वेस्टिंग है। सीपीयू को बार बार बेशक नहीं आई हो, लेकिन उसको चेक तो करना पड़ रहा है। तो इसका ये है पोलिंग। वेक्टर अब देख लेते हैं। अ डिवाइस रिक्वेस्टिंग एन इंटरप्ट, ऐसी डिवाइस जिसने इंटरप्ट जनरेट की है, आइडेंटिफाइज इटसेल्फ, वो खुद ही आइडेंटिफाई करेगी कि इंटरप्ट है ये डायरेक्टली। कैसे? बाय सेंडिंग अ स्पेशल कोड टू द सीपीयू ओवर द बस। बस के थ्रू सीपीयू को एक स्पेशल कोड भेजेगी कि भाई इंटरप्ट आ गई है, मेरे पास आओ। दिस enables द प्रोसेसर, ये सीपीयू को एनेबल कर देगी टू आइडेंटिफाई द डिवाइस, कि किस डिवाइस से जनरेट हुई है इंटरप्ट। ये सीपीयू को खुद ही बता देगा भी ये डिवाइस है, क्योंकि वो सिग्नल उसकी तरफ से आ रहा है और साथ में कोड भी आ रहा है स्पेशल। देखो अब स्पेशल कोड क्या होता है, ये लास्ट पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। द स्पेशल कोड कैन बी, हमेशा नहीं होगा, हो सकता है, कैन बी द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द आईएसआर। इस इंटरप्ट को हैंडल करने की कोड जहां पे लिखा हुआ है उसका स्टार्टिंग एड्रेस हो सकता है, और वेयर द आईएसआर इज लोकेटेड इन द मेमोरी एंड इज कॉल्ड द इंटरप्ट वेक्टर। या तो वो खुद एड्रेस बता देगा कि यहां से शुरू हो रहा है, या वो आईवीटी का इंटरप्ट वेक्टर टेबल का एड्रेस दे देगा। दो एड्रेस हो सकते हैं इनमें से। तो ये सीपीयू का कोई काम भी करना नहीं पड़ रहा। ड्राइवर ये भी बता, डिवाइस ये भी बता रहा है कि इंटरप्ट आ गई है, और ये भी बता रहा है कि इसको सॉल्व कैसे करना है और कहां पे करना है। तो ये वेक्टर जो है ना वो बहुत एफिशिएंट है। और इंटरप्ट नेस्टिंग देखो क्या है। अच्छा ये आई है, टी है, सॉरी है, इसको मैं ठीक कर दूंगा। The IO device is organized in a priority structure. IO devices को आपने priority दी होती है। Therefore, an interrupt request यानी कि IRQ from a higher priority device, अगर एक वक्त में higher priority से भी आ गई है, is recognized, उसको हम सर्विस करना शुरू कर देंगे। Whereas जबकि a request from a lower priority device, एक डिवाइस जो इंटरप्ट जो लोअर प्रायोरिटी डिवाइस से आई है उसको हम सर्विस नहीं करेंगे। The processor accepts interrupts only from device having higher priority. तो ये हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस को एक वक्त में अगर इंटरप्ट वो जनरेट कर दें तो उनको हैंडल करने का वेज है। तो अब चीजें क्योंकि मैं बता रहा था कि आसान शुरू हो गई हैं, तो इंशाल्लाह मजा आएगा। हाँ जी बताएं, आज के लेक्चर में किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो नहीं सर। सर कौन कौन से ठीक है, टॉपिक और पढ़ाएंगे देते हैं सर इसके इसमें? तो खत्म हो गए हैं। इंटरप्ट हमारा आखिरी था।